प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं, ये प्रॉब्लम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स पर आधारित प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की हमारी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम आपको 4 मेथड बतलाएंगे। क्लियर? तो देखिए, आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपसे आती हैं कि आपको एक को इस प्रकार का कोई व्यंजक दे दिया। ये लिखा हुआ है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 और प्लस, इस प्रकार से ये अनंत तक चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये लिखा हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये √ जो 6 पर नहीं है, पूरे पर है ये, और इस प्रकार से ये अनंत तक चला जाता है। ये लिखा हुआ है √12 और ये √12 केवल इतने पर नहीं है, पूरे व्यंजक पर है। इस पर ये प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 और इस प्रकार से ये अनंत तक चले जाते हैं। इसी प्रकार से ही चौथा उदाहरण है। क्लियर? अब इन प्रश्नों को मतलब ऐसा है कि इसमें जो रिपीटेशन हुआ है ये अनंत तक हुआ है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें ये रिपीटेशन अनंत तक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये हो √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 और आगे नहीं है, ये अनंत तक नहीं जा रहा है। तो आज आपको हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखला रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए, ये नियम जो आज आपको हम बतलाएंगे तभी लागू होंगे जबकि ये अनंत तक जा रहे हो। क्लियर? दूसरी बात ऐसा है कि ये जो प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, जैसे मान लीजिए आपकी लिखी हुई है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस, और ये अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ पर जो संख्या 12 बार बार आ रही है, हमने समझाने के लिए आपको इस संख्या को a मान लिया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से तो a बराबर हो गया 2 के। अगर ये वाली प्रॉब्लम है हमारी तो इसमें a बराबर 2 के माना जाएगा, और यदि ये प्रॉब्लम है तो इसमें a बराबर माना जाएगा 6 के, और यदि ये प्रॉब्लम है तो इसमें a बराबर माना जाएगा 12 के, और यदि ये प्रॉब्लम है तो इसमें a बराबर माना जाएगा 20 के। और मान लीजिए प्रॉब्लम आपकी ये होती 30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस, और ये अनंत तक जा रहा होता, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए a बराबर मानते हम 30 के। क्लियर? अब दूसरी बात यह है, इस पूरे प्रश्न का जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हल आएगा, उस हल को हमने x माना है। इसका जो आंसर है वो x के बराबर है, इसका जो आंसर है वो x के बराबर है। x की जब वैल्यू निकाल लेंगे तब हम कहेंगे कि हमारे लिए इस व्यंजक का मान प्राप्त हो गया। क्लियर? समझ में आ रही होगी ये बात आपके। तीसरी बात, जब हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वो वर्गमूल जो है पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, और प्रायः ऐसा होता है कि वह दोनों राशियां जो आती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, वे आपस में बराबर होती हैं। जैसे केवल चिन्ह का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आपका √25 लिखा हुआ है, तो इसका जब रूट लेंगे तो इसका रूट आएगा +-5। ये √121 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा +-11। क्लियर? तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेकिन इसमें जो आंसर आएगा वह आंसर तो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन उसके संख्यात्मक मानों में अंतर होगा।
क्लियर? तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैंने प्रायः देखा है कि परीक्षाओं में जो विकल्प देते हैं उनमें पॉजिटिव वाला देते हैं, नेगेटिव वाला नहीं देते हैं, इसलिए आप पॉजिटिव वाला आंसर लिख देंगे। आप जब आंसर निकालेंगे, चाहे इन चारों विधियों में से किसी भी विधि से निकालें, आंसर दो ही निकल के आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब आंसर में अगर विकल्प में दोनों दिए हुए हैं, पॉजिटिव भी दिया नेगेटिव भी दिया और एक ही विकल्प में दिया हुआ है, तब तो वो आंसर सही हो जाएगा। और एक विकल्प में दिया है मान लीजिए पॉजिटिव और एक में दिया है नेगेटिव, तो कायदे में तो दोनों ही सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आंसर सही है। लेकिन वहाँ पर फिर आप पॉजिटिव वाले पर सही मान लें, नेगेटिव वाले को आप छोड़ दें। लेकिन आपको पॉजिटिव वाला दिया ही नहीं है और केवल नेगेटिव वाला दिया हुआ है, तो फिर तो आपको नेगेटिव वाला मानना ही पड़ेगा। या फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग विकल्पों में दे रहा है, तो और मान लीजिए उसके आंसर दो भी हो सकते हैं आपकी परीक्षा के हिसाब से, तो फिर आप दोनों को सही मान लेंगे। क्लियर? तो अब आप मेरे कहने की जितनी बात मैं आपको अभी तक बतलाई थी वो आप बात मेरे मतलब समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये आपको बता रहे हैं। अच्छा देखिए, इसमें भी एक प्रॉब्लम और पैदा हो जाती है। यहाँ पर जो संख्या बार बार आ रही है वे संख्याएं कभी तो ऐसी आती हैं जिनके हम दो क्रमागत गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 के स्थान पर लिख सकते हैं आप 1 गुणा 2 लिख दीजिए, चाहे 2 गुणा 1 लिख दीजिए। 2 और 1 ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं। मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, 6 के स्थान पर आप 2 गुणा 3 लिख दीजिए या 3 गुणा 2 लिख दीजिए। ये 2 और 3 जो है वो क्रमागत संख्याएं हैं। मान लीजिए आपका लिखा है 12, तो 12 के स्थान पर आप 3 गुणा 4 लिख दीजिए और 4 गुणा 3 लिख दीजिए। 3 और 4 है क्रमागति। 20 है मान लीजिए, 20 में आपके आएंगे 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4। तो ये 4 और 5 चाहे ये वाला मान लीजिए चाहे ये वाला मान लीजिए, लेकिन आपको खंड इसके जो प्राप्त हुए उसमें एक खंड आपको 4 प्राप्त हुआ, एक 5 प्राप्त हुआ। ये दोनों है तो क्रमागति। तो आज जो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखला रहा हूँ, जो मौखिक बतलाऊंगा, सबसे पहले आपको जो मौखिक मेथड बतलाऊंगा वो मेथड तभी लागू होगा जबकि ये जो इसकी संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर उनके हम क्रमागत संख्याओं में गुणनखंड कर सकें, वरना इस मौखिक कायदे से नहीं कर सकते। फिर इसमें से आपको इन 3 विधियों में से कोई सी विधि अप्लाई करनी होगी। एक कायदा बताऊंगा, मौखिक कायदा। नंबर 1 पर मौखिक कायदा आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि यहाँ पर जो संख्या दी गई है जिसको हमने ए मान लिया है वह ऐसी संख्या हो जिसके हम गुणनखंड 2 कर सकें और वे दोनों गुणनखंड कैसे हो, क्रमागत संख्याएं हो तो हो सकता है। अब हम आपको एक एक करके सभी मेथड को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले आपको हम ये प्रॉब्लम समझाते हैं। पहली, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 और प्लस ये अनंत तक जा रही है। इसमें a बराबर कितना है, 2 के। तो यदि आप इसके 2 गुणनखंड ऐसे कर सकते हो जो क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे हमने 2 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 गुणा 1, तो आप 1 और 2 क्रमागत संख्याएं हो गई। तो इसमें एक आंसर तो होगा इसका, इसको पूरे को हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक तो होगा 1 और एक होगा 2, लेकिन छोटा वाला जो आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा और बड़ा वाला आंसर जो है प्लस में होगा। कहने का मतलब ये है इसके आंसर आएंगे बराबर -1, 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरी व्यंजक को, तो इस व्यंजक को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर या तो -1 या +2। क्लियर? हम दूसरे का समझा रहे हैं आपके लिए। यदि मान लीजिए हमारा प्रॉब्लम ये होता √6 प्लस √6 प्लस √6 और प्लस ये अनंत तक जा रहा होता, तो यहाँ पर a बराबर कितने की है, 6 के। तो 6 के आप गुणनखंड कीजिए 2 गुणा 3, तो आपको इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, 2 और 3, और 2 3 क्रमागत संख्याएं हैं, इसलिए एक आंसर तो होगा इसका
बराबर 2 और एक आंसर होगा बराबर 3। 3 वाला आंसर जो वो जो पॉजिटिव माना जाएगा और 2 वाला आंसर जो नेगेटिव माना जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया -2, +2। अब एग्जाम में आपका क्या दिया हुआ है आंसर विकल्पों में, वो आपको देखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आपकी ये प्रॉब्लम है √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये अनंत तक जा रही है, तो यहाँ पर a बराबर कितने के है 12 के, और 12 के हम फैक्टर कर सकते हैं 3 × 4 और ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ये बराबर होगा 3 के और 4 के। लेकिन ये वाला आंसर माइनस का होगा, ये वाला पॉजिटिव का होगा। तो इसको व्यंजक को सरल करने के बाद आपको जो 2 हल प्राप्त होंगे उनमें एक हल होगा -3, एक हल होगा पॉजिटिव के 4। इसी प्रकार से आपको अगली हम प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखला देते हैं। एक √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस 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 ये अनंत तक जा रहा है, तो यहाँ पर a बराबर कितने के हमारे 20 के। अब आप 20 के गुणनखंड कीजिए, तो 20 के गुणनखंड आपको प्राप्त होती हैं 4 × 5, तो एक तो आंसर 4 होगा, एक 5 होगा, क्योंकि ये 4 और 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। तो इसमें एक आंसर जो होगा वो नेगेटिव के 4 होंगे और एक आंसर जो होगा पॉजिटिव के 5 होंगे, क्योंकि हमने बताया था 2 क्रमागत संख्याएं जब गुणनखंड प्राप्त होते हैं इसके, तो छोटा वाला माइनस का आंसर माना जाता है, बड़ा वाला प्लस का माना जाता है। माना नहीं जाता, होता ही है। अब आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा ये आंसर हमारे सही कैसे हैं। ये जो 3 विधियां शेष हैं ये तो बाद में समझाऊंगा, पहले मैं इसी प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, हमने इस पूरे व्यंजक का जो आंसर आता है उसे हमने कह दिया था x मान लिया आपने, तो इसे आप लिखेंगे x बराबर √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस अनंत तक जाएगा। अब देखिए, आपके समुद्र में पानी भरा हुआ है, आप उस समुद्र के पानी में से 1 बाल्टी पानी निकाल लें तो समुद्र के पानी के लेवल में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ये अनंत तक जा रहा है, अनंत संख्या लिखी हुई है, तो अगर आप इसको इतने को छोड़ दें, इतने को न लें इसको, तो यहां से अगर आप प्रश्न को चालू करेंगे तो एक प्रकार से आपको वही रूप प्राप्त हुआ जो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आप फिर x के बराबर ही मान सकते हैं, क्योंकि जब ये अनंत तक लिखे हुए हैं तो एक पद कम करने के बाद भी इसके मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अर्थात आप इतने को x मान दीजिए, या अर्थात कहने का मतलब है इसको भी आप x मान सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 और प्लस ये अनंत तक जा रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया था, ये पूरी व्यंजक को हमने x के बराबर माना है, और चूंकि ये अनंत तक हो रहा है प्रसाद, मतलब जा रहा है व्यंजक ये, इसलिए यदि इसमें से एक पद को हम खत्म कर देंगे तब भी उसका मान x के बराबर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ जो है, इतनी संख्या जो है, ये इतना व्यंजक जो है वो भी x के बराबर है। तो इसे लिख सकते हैं हम वर्गमूल 20 प्लस x के बराबर। और जब इसको हमने हल किया था तो x बराबर आया, वो a बराबर यहाँ पर हमारा निकल के आया था 20 के, और इसके 2 फैक्टर करे थे 4 पंजे 20। तो हमने माना था इसका आंसर एक तो -4 माना था, एक प्लस का 5 माना था। मतलब x बराबर कितने माना था हमने -4, और x बराबर कितने माना था आपने 5। अब आप देखिए, आप इसमें यहाँ पर जो है
ये x की वैल्यू आप नेगेटिव की 4 लगाइए, क्योंकि x की वैल्यू आप एक बार तो नेगेटिव की मानेंगे, एक बार पॉजिटिव की मानेंगे। तो x की वैल्यू आप नेगेटिव की 4 लगाएंगे तो ये बराबर फल प्राप्त होगा √16, और 16 का वर्गमूल आएगा 4, और ये 4 वर्गमूल जो है वो नेगेटिव वाले x से संबंधित है, इसलिए ये x की वैल्यू मानी जाएगी नेगेटिव के 4। क्लियर? और यदि आप 5 लगाएंगे वैल्यू पॉजिटिव वाली, तो देखिए तो निकल के आएगी 20 + 5, क्योंकि x इसका आंसर तो 5 ही आ रहा है ना, तो हमने इस x के स्थान पर 5 लगा दिया, तो निकल के आया √25 = 5। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम इसके 2 ऐसे फैक्टर कर पा रहे हैं जो क्रमागत संख्याएं हैं, तो इनमें छोटा वाला आंसर जो है वो इसका माइनस का हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर प्लस का हो जाएगा। दोनों ही आंसर सही हैं, आप विकल्प के हिसाब से जो विकल्प सही हो आप उसको लिख देंगे। क्लियर? तो यह तो बात आपको मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को मौखिक करने की विधि बतला दी और आपको समझा दिया कि दोनों आंसर मान्य क्यों हैं। एक प्रश्न में आपको और इसी प्रकार का समझा रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए। ये अभी तक तो मैं आपको सब थ्योरी समझा रहा था, ये समझाया कि आंसर s के बराबर कैसे हो गया। अब मैं आपको मौखिक केवल आंसर बतलाऊंगा और कुछ नहीं बतलाऊंगा। ये लिखा है √30 + √30 + √30 प्लस और ये अनंत तक जा रहा है अनंत तक, तो यहाँ पर a बराबर कितने की है 30 के, और 30 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो प्राप्त होंगे 5 × 6, तो इसमें एक आंसर तो होगा -5 और एक आंसर होगा +6। तो ये बराबर कितने के हुआ -5, +6। अब आप विकल्प में देख लीजिए कौन सा सही है, आपका आंसर आ चुका। क्लियर? अब इसी प्रॉब्लम्स को जो है हम दूसरी विधि से करना बतला रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास 3 विधियां शेष बची हैं। एक विधि ये है, एक ये है, एक ये है। इसको हम इस मेथड से समझा देंगे आपको, इसको इस मेथड से समझा देंगे, इसको इस मेथड से समझा देंगे। चाहे आप किसी मेथड से कोई सा भी करें, आंसर तब का एक ही आएगा और सब मेथड एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो देखिए हम जब इस प्रॉब्लम को करेंगे और इस मेथड से करेंगे तो इसमें x बराबर आएगा 1 ±√4a + 1/2। इसमें a का मान 6 के बराबर है, हम इसमें 6 लगाएंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 1 ± 4 × 6 + 1/2, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा 1 ± वर्गमूल 24 + 1/2, और सिंप्लीफाई करेंगे 1 ± वर्गमूल 5 वर्गमूल 25/2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा 1 ± 5/2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान निकला x बराबर 1 + 5/2 और x बराबर 1 - 5/2। इससे आया आपका 6/2 और इससे आया -4/2, इससे आ गया आपका 3, इससे आ गया आपका -2। और जैसा कि मैंने बताया था आपको अभी, जब हम इसके क्रमागत गुणनखंड 2 × 3 हो जाएंगे 6 के, तो एक आंसर माइनस वाला माना जाएगा नेगेटिव का और पॉजिटिव का माना जाएगा बड़ा वाला। तो इसके एक 3 हो गया पॉजिटिव का, 2 हो गया नेगेटिव का। ये तो मैंने आपको इस मेथड से समझा दिया। अब अगर आप ये वाले प्रश्न करेंगे इस मेथड से तो ये भी हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको तीनों मेथड के अलग अलग समझा देता हूँ। अब अगली वाली प्रॉब्लम जो है मैं आपको दूसरे मेथड से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमारा ये समीकरण है x² - x - a बराबर 0। इसमें a का मान जो है 12 है, तो 12 मान यहाँ पर लगा देंगे हम। x² - x - 12 बराबर 0। ये आपकी वर्गात्मक समीकरण बन गई। वर्गात्मक समीकरणों को हल करने के बहुत से कायदे हैं। एक कायदा होता है गुणनखंड के द्वारा, एक कायदा होता है श्रीधराचार्य के कायदा द्वारा, और भी बहुत से कायदे होते हैं। तो हमारे ये प्रश्न जो है गुणनखंड से आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसके गुणनखंड करने के लिए हमें लाइन प्राप्त होगी x⁴ 2
माइनस 4x प्लस 3x, माइनस 12 बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। और इसमें जब दो संख्याओं की गुणा 0 आ रही है या दो से अधिक राशियों की गुणा 0 आ रही है, दो या दो से अधिक राशियों की गुणा 0 आ रही है, तब इसका मतलब ये होता है कि उसमें एक राशि कम से कम 0 अवश्य है। तो इन एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों का गुणा है, ये 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यदि हम 0 मानेंगे x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर निकल के आएगा 4, और यदि हम x प्लस 3 बराबर 0 मानेंगे तब निकल के आएगा x बराबर माइनस 3। और आप मौखिक रूप से करें मान लीजिए इसको, तो यहाँ पर a बराबर कितने के है 12 के आपने गुणनखंड करे 3 गुणा 4, ये क्रमागत हो गया। तो छोटा वाला आंसर माइनस का माना जाएगा, बड़ा वाला आंसर प्लस का माना जाएगा। इस तरह से सॉल्व करा तब भी यही आंसर आया, इस तरह से सॉल्व करा तब भी यही आंसर आया, मौखिक करा तब भी। अब एक कायदा और बचा, वो आपको और बता देता हूँ। ये वाला प्रश्न जो है वो मैं इस कायदे से बता देता हूँ। जिस प्रकार से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बतलाया था, इस पूरे व्यंजक को जब x माना जाएगा तो अगर एक पद निकाल देंगे तब भी x के बराबर रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर वर्गमूल 20 प्लस वर्गमूल 20 प्लस वर्गमूल 20 प्लस ये अंत तक जा रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए और इतने के स्थान पर आप x लिख दीजिए। x बराबर वर्गमूल 20 प्लस x, या आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि आपने इसमें x बराबर वर्गमूल a का मान कितना है 20, तो 20 प्लस x हो गया। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का ये वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा x स्क्वायर बराबर 20 प्लस x। अब RHS में जो पद हैं उन्हें आप LHS में ले आइए तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0। अब LHS में जो आपको व्यंजक प्राप्त हुआ उसके आप गुणनखंड कर लीजिए, क्योंकि ये वर्गात्मक समीकरण है इसलिए गुणनखंड से हल हो जाएगा ये आपका ये। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0, और इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 5 प्लस 4 और x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 और x प्लस 4 बराबर 0। तो एक दफ़े आप मानेंगे x माइनस 5 बराबर 0 तो आपको फल प्राप्त होगा x बराबर 5, और एक बार मानेंगे x प्लस 4 बराबर 0 तो आपको फल प्राप्त होगा x बराबर माइनस 4। तो आप इस तरह से आगे बढ़ा दीजिए, चाहे ये सूत्र याद कर लीजिए, चाहे इससे करिए, चाहे इससे करिए, तीनों मेथड आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिए। ये मेथड है मौखिक मेथड तभी अप्लाई होगा जबकि यहाँ पर जो संख्याएँ दी गई हैं वो ऐसी संख्याएँ हों जिनकी हम 2 गुणनखंड कर सकें और वे दोनों गुणनखंड जो हैं वो क्रमागत संख्याएँ प्राप्त हैं। इस मेथड से किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक। फिर उसका आंसर जो है पूरी संख्याएं नहीं आएंगी, वो भिन्नात्मक आंसर प्राप्त होगा। अब आपको मैं ज़रा एक बात और बता दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक तो मैं आपको ये बतलाऊंगा कि ये सूत्र जो बना दिया मैंने ये बना कैसे है, या ये समीकरण जो बना दिया ये बना कैसे है, ये तो आपको समझ में आ गया, तो समझा दिया मैंने। तो आप मान लीजिए जब ये रूप बनाएंगे तो आप इसको इस रूप पर तो लिखेंगे x बराबर वर्गमूल a प्लस x, ये तो आपको समझा चुका। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर बराबर a प्लस x, और पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस a बराबर 0। तो बात ये चारों मेथड हैं एक ही, केवल मैंने एक समझाने का मेथड बदल दिया है, सब बात एक ही है। तो आपको ये आप इसमें मान लगा के करेंगे तो आपको 3 आने बढ़ जाएंगी, आप इसमें मान लगाएंगे डायरेक्ट तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको ये याद रहे तब है, याद नहीं रहेगा तो आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा। अब आप इसको और आगे बढ़िए, जब आप ये लिख लेंगे तो हम इसके गुणनखंड नहीं कर रहे हैं, हम
वैसे गुणनखंड तो हो जाएंगे, लेकिन हम गुणनखंड नहीं कर रहे हैं, हम इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगा रहे हैं। और श्रीधराचार्य का सूत्र लगाने के बारे में आप जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में जब लिखा होता है तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस जो वर्गात्मक समीकरण हमारा व्यापक समीकरण कहलाता है, ये इसकी हम तुलना करेंगे तो x स्क्वायर के साथ जो संख्या आती है उसे तो हम a मानते हैं, तो इस प्रश्न के लिए a बराबर तो हो गया 1 के। ये a और a में अंतर है, ये तो वो संख्या है जो कि यहाँ पर आपकी आ रही है, और यहाँ पर a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, और b बराबर हो गया x का गुणांक जो -1 के बराबर है। यहाँ पर ये x का गुणांक ही है, ये -1 के बराबर है, और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक जो 1 माना जाएगा वो 1 के बराबर हो गया, और जो अचर पद होता है ये वो c के बराबर माना जाता है, तो c बराबर हो गया -a। अब आप इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगाइए तो x बराबर कितने प्राप्त होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मान लगाइए आप, तो माइनस तो ये सूत्र का लग गया, और b का मान लगाएंगे आप -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान कितना लगाएंगे आप -1 और बटे 2, a का मान कितना लगाएंगे 1। तो आपको x बराबर प्राप्त कितना हो रहा है, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस का आ जाएगा, ये है प्लस माइनस ये आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, और 4 की और 1 की मल्टीप्लाई हो, 1 की मल्टीप्लाई होगी 4a, और हर में 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी। ये आपका आ गया, ये सूत्र और ये सूत्र एक ही है, बस मैंने ये किया है कि इसको 4a को पहले लिख दिया है। अंडर x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4a प्लस 1/2। तो आप किसी विधि से करिए, सब विधि से आंसर एक से आने हैं, क्योंकि एक प्रश्न का आंसर आएगा तो एक ही। आपको जो विधि एग्जाम में याद रहे या आपके हिसाब से जो विधि आपको सरल पड़े उस विधि को आप अपना लीजिए। आपको प्रश्नों पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा, इसके बाद आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। आज की बात जितनी मैंने बतानी थी मैं बता चुका, आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।